हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कैसा होता है। जब भी किसी कंपाइलर पर सी के प्रोग्राम को लिखा जाता है तो सी के प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीका होता है, इसको लेकर के आज का डिस्कशन होगा। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो रहे बेटा उसे प्लीज पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, मेरी बोली गई या जो भी मैं बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते हैं, तो जो कुछ भी लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा वो आपको प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और जब आप मेरी बातों को या मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये श्योर है कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ने में आपको काफी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की, कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्रोग्राम में कुछ कमेंट सेक्शन होता है, अर्थात मतलब कुछ कमेंट की लाइनें होती हैं। अब कमेंट लाइन क्या होती है, कमेंट सेक्शन क्या है। सी भाषा में जो भी कमेंट होता है वो कमेंट कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़ा जाता। अर्थात कमेंट की लाइनों को जब प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करता है तो अगर उसे कमेंट मिलता है तो उसे छोड़ देता है। कमेंट की लाइन को कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, उसको कंपाइल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कमेंट की वजह से प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें कोई असर नहीं पड़ता। जो भी कमेंट होगा प्रोग्राम में उसकी वजह से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में या प्रोग्राम के रनिंग टाइम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपाइलर जो है कमेंट की लाइन को छोड़ देता है। अब सी भाषा में जब भी किसी कमेंट को लिखा जाता है तो लिखने का क्या तरीका होता है कि हम सबसे पहले स्लैश ओपनिंग से, स्लैश ओपनिंग जब हम लोग करते हैं किसी कमेंट की तो स्लैश स्टार से करते हैं, और जब किसी कमेंट की जो है क्लोजिंग करते हैं तो स्टार स्लैश से करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार स्लैश है, इससे कमेंट क्लोज होगा और स्लैश स्टार से कमेंट ओपन होगा। तो एडिशन ऑफ टू नंबर, ये जो लाइन लिखी गई है इसको कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, इस लाइन को कंपाइलर छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एज अ कमेंट ट्रीट होगा, उसको कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। तो अगर आप कमेंट करना चाहते हैं किसी लाइन को या कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में लिखेंगे। अब कमेंट क्यों लिखा जाता है? कमेंट इसलिए लिखा जाता है ताकि जब भी कोई प्रोग्राम को पढ़े, जिसने प्रोग्राम लिखा है, उसके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन भी उस प्रोग्राम को पढ़ता है तो वो आसानी से समझ पाए कि प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है या प्रोग्राम के किस हिस्से में या किस लाइन में कौन सा काम हो रहा है, ये चीज आसानी से समझ पाए। तो इसको बोलते हैं कमेंट। अब जैसे जब भी कोई इस प्रोग्राम को पढ़ेगा, जो प्रोग्राम मैंने यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को जैसे ही ऊपर कोई कमेंट पढ़ेगा एडिशन ऑफ टू नंबर, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम दो नंबरों को ऐड करने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब कमेंट का यही यूज है कि कमेंट को कोई तीसरा व्यक्ति पढ़े और जान पाए कि किस लाइन या प्रोग्राम के किस हिस्से में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कमेंट लिख सकता हूँ इस तरीके से, स्लैश स्टार, यहाँ लिख सकता हूँ एडिशन, एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब इस कमेंट को मैं जो है स्टार स्लैश से क्लोज कर दूंगा। अब कंपाइलर जो है इस लाइन को नहीं पढ़ेगा, लेकिन कोई जब तीसरा व्यक्ति इस लाइन को, जो आपने प्रोग्राम लिखा है आपके अलावा कोई पढ़ता है, तो वो जान जाएगा कि इस लाइन में ए और बी को जोड़ा जा रहा है। तो कमेंट का यही काम है, कमेंट को कंपाइलर नहीं पढ़ता है, कमेंट बस इसलिए लिखा जाता है ताकि प्रोग्राम को समझने में आसानी हो। जब भी कोई आपके प्रोग्राम को देखे तो वो आसानी से समझ पाए कि किस लाइन में क्या काम हुआ है। अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम कमेंट लिख लेते हैं अगर लिखना है तो। कमेंट अगर आप नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमेंट को तो कंपाइलर पढ़ता ही नहीं है। कमेंट लिखने का इसलिए लिखा जाता है ताकि जब कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोग्राम को पढ़ रहा हो तो वो आसानी से समझ पाए कि प्रोग्राम में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अदरवाइज आप अगर कमेंट नहीं लिखते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरी बात है जो आगे का बात, जिसे कमेंट सेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम सी के प्रोग्राम का, उसमें लिखा जाता है
इंक्लूड डायरेक्टिव मतलब सभी डायरेक्टिव को इंक्लूड किया जाता है, सभी हेडर फाइलों को इंक्लूड किया जाता है जो कि आपके प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जिन हेडर फाइलों को आपको जरूरत होगी उन हेडर फाइल को आप इंक्लूड करेंगे। तो किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्टिव से शुरू करें। तो हैज इंक्लूड ये डायरेक्टिव है, आप यहाँ देख सकते हैं हैज इंक्लूड। और यहाँ stdio.h जो कि ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल में लिखा हुआ है, ये stdio.h एक हेडर फाइल है। stdio.h को लिखना जरूरी है। सी का अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो stdio.h को लिखना जरूरी है। तो हेडर फाइल को लिखने का तरीका यही है। अपने प्रोग्राम में किसी भी हेडर फाइल को लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले हैज इंक्लूड लिखिए। हैज इंक्लूड के बाद आप लेस देन के सिंबल को बनाते हुए हेडर फाइल को उसके एक्सटेंशन के साथ लिखिए। जैसे stdio एक हेडर फाइल है और .h उस हेडर फाइल का एक्सटेंशन, सभी की सभी हेडर फाइलों का एक्सटेंशन .h होता है। तो जब भी आप किसी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो लिखने का तरीका यही होगा। आप हैज इंक्लूड से शुरू करेंगे और लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के बीच में आप हेडर फाइल का नाम लिखेंगे .h एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद आप लिखते हैं मेन एक फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर ही सी के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, इसीलिए मैंने हैज इंक्लूड के नीचे यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। तो मेन के अंदर ही सी का प्रोग्राम लिखा जाएगा। और ये जो ब्रेसेस है, ये ब्रेसेस और ये ब्रेसेस, इन दोनों ब्रेसेस के बीच का हिस्सा जो है वो मेन फंक्शन की बॉडी कहलाता है। और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही सी के प्रोग्राम लिखे जाएंगे। और सी के प्रोग्राम में सबसे पहली जो लाइन होती है मेन फंक्शन के अंदर, वो होती है डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन क्या है? डिक्लेरेशन सेक्शन वेरिएबल्स की जो है डिक्लेरेशन होता है। जब भी आप किसी वेरिएबल या को यूज करना चाहते हैं तो उसको सी में डिक्लेयर करना जरूरी है उसके डेटा टाइप के साथ। तो डिक्लेरेशन किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ इंट लिखा हुआ है। उसके बाद आप एक एक वेरिएबल को लिखेंगे, जैसे मैंने ए लिखा है। अगर आप किसी वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं ए में, तो आप ए इज इक्वल टू जो भी वैल्यू असाइन करनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर 5 असाइन किया हुआ है तो मैंने ए इज इक्वल टू 5 लिखा है। उसके बाद हर एक वेरिएबल के बीच में आप कॉमा लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। दो वेरिएबल के बीच में आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आप जैसे ही वेरिएबल लिखेंगे, तो अगर वेरिएबल में फिर से कुछ असाइन करना है तो इज इक्वल टू लिख करके असाइन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ b इज इक्वल टू 7 लिखा है, इसका मतलब b वेरिएबल में 7 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद कॉमा लगा करके c। जब सारे वेरिएबल आप लिख लेते हैं तो उसके बाद उस लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है। अब डिक्लेरेशन पार्ट जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट भी कहलाएगा। तो इसमें होगा क्या? ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज को जोड़ा जाएगा और सी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। हर एक स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना जरूरी है। यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी के बाद इसीलिए सेमी कॉलन लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका प्रोग्राम में क्या है? प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर सम को प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो प्रिंट एफ फंक्शन आप यूज करेंगे। उसके बाद सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, उसके बाद कॉमा और सी लिखा हुआ है। तो सम इज इक्वल टू एक लिटरल टेक्स्ट होगा। परसेंटेज डी आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। चूंकि 5 और 7 ए और बी जो है वो इंटीजर टाइप के हैं। अब दोनों इंटीजर को जोड़ने के बाद 5 और 7 को आप जोड़ेंगे तो 12 आएगा, जो कि एक इंटीजर है। और किसी भी इंटीजर को प्रिंट करने के लिए आप परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अब इसी प्रोग्राम को, तो आप प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले कमेंट सेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर है, मैंने लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन यहाँ पर, एड ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, जो भी लिखा है। अब उसके बाद इंक्लूड डायरेक्टिव होता है। डायरेक्टिव का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सके। हेडर फाइलों के लाइन के बाद, इंक्लूड डायरेक्टिव के बाद मेन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट होते हैं। डिक्लेरेशन वो होता है जिन जिन वेरिएबल की जरूरत होती है उनको डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना जरूरी है। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइलर पर चलेंगे और रन करके देखेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है।
ये प्रोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर पहली लाइन में मैंने एक कमेंट लिखा हुआ है। जैसे ही मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रोग्राम को पढ़ेगा, तो एक पहली लाइन में जो कमेंट है, स्लैश स्टार से ओपनिंग है और स्टार स्लैश से क्लोजिंग है। एडिशन ऑफ टू नंबर, जैसे ही ये लाइन कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम बनाया गया है वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया है। आगे मुझे stdio.h नाम के हेडर फाइल की जरूरत है, क्योंकि printf फंक्शन इसी के अंदर जो है वो डिफाइन है। तो stdio को इंक्लूड करने का तरीका क्या होगा, ये हैज इंक्लूड, ये जो डायरेक्टिव है, इंक्लूड डायरेक्टिव का मुझे यूज करना पड़ेगा। मैं इसलिए मैंने हैज इंक्लूड लिखा हुआ है और stdio.h लिखा हुआ है। ऐसा लिखने से stdio.h नाम की हेडर फाइल मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। तीसरी लाइन में मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर ही सी के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। पांचवी लाइन आप देखेंगे, चौथी लाइन में ये ब्रेसेस है और पांचवी लाइन आप देखेंगे ये डिक्लेरेशन की लाइन है। डिक्लेरेशन में मैंने इंटीजर टाइप के ए, बी और सी तीन वेरिएबल लिए हुए हैं। ए में मैंने 5 वैल्यू असाइन करी है, बी में मैंने 7 वैल्यू असाइन करी है और सी का यूज मैं आगे अपने प्रोग्राम में करूंगा। अब छठी लाइन में आप देखेंगे, 6 लाइन में ए और बी को जोड़ा जा रहा है और सी नाम के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है। तो इस लाइन से जो 6 नंबर की लाइन है, इससे ए और बी की वैल्यू जैसे कि 5 और 7 है वो जोड़ ली जाएंगी और सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएंगी। प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से मैं जो है अब सी की वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा। तो आउटपुट में लिख करके आएगा सम इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद जो परसेंटेज डी है इसकी जगह पे सी की वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी। यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी है। अब इस लाइन को भी हम लोग सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या 12 आता है। ये देखिए एरर और वार्निंग 0 है और आउटपुट जो है आपका सम इज इक्वल टू 12 लिख करके आ रहा है। ये देख लीजिए, सम इज इक्वल टू 12। हमने जो है डबल कोट्स के अंदर लिखा था सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो जहां परसेंटेज डी लिखा होता है वहां पर उस वेरिएबल का मान आता है जिस वेरिएबल के लिए परसेंटेज डी लिखा हुआ है। अगर एक से ज्यादा परसेंटेज डी होते हैं प्रोग्राम में, अगर आप एक से ज्यादा परसेंटेज डी प्रिंटफ के अंदर यूज करते हैं, तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर वेरिएबल लिखे होंगे, जैसे सी पहले है तो सी पहले परसेंटेज डी की जगह पर छपेगा, सी के बाद कोई दूसरा वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू दूसरे परसेंटेज डी की जगह पर छपेगी। तो इस तरीके से जिस सीक्वेंस में परसेंटेज डी लिखे होंगे उसी सीक्वेंस में वेरिएबल्स को लिखना जरूरी है। तो आप इस प्रोग्राम को आसानी से देख सकते हैं और इस प्रोग्राम को अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में नोट कर लें। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू जो थी वो यहीं पर असाइन कर दी है। अब आगे जो भी हम प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें ए और बी की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करना सीखेंगे और इनपुट करने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन इनपुट रीड करता है। ये चीज आपको पहले बताई जा चुकी है। स्कैनफ और प्रिंटफ ये दोनों फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है या सी प्रोग्राम की संरचना कैसी होती है ये श्योर है आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी बोलें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स क्लास।